Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. नमस्कार, आदाब, हार्दिक इस्तकबाल। आप सभी का इसरो एकेडमी पर वेलकम करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री का सेशन पढ़ा और हिस्ट्री आगे चलेगा भी। ऐसा नहीं है कि सर अब आप नहीं पढ़ाएंगे, हिस्ट्री आगे चलेगा। लेकिन अब बच्चों का एक विशेष डिमांड ये आ रहा था कि सर आप पॉलिटी की भी क्लास आप लीजिए। तो पॉलिटी की क्लास लेने के लिए ही आज ये सेशन है। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास आज चलेगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलेगी, मज़ा आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, क्या कैसे था, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। सिस्टम टू रूल इन इंडिया, भारत में राज करने की व्यवस्था ही भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाती है। और भारत की राज्य व्यवस्था को चलाने वाला होता है संविधान। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो चलती है वो संविधान के द्वारा चलती है। यानी किसी भी देश में शासन करने की जो व्यवस्था जिसके द्वारा चलता है वो संविधान होता है। ओवरऑल हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो भारत में जो संविधान या भारत का संविधान जो हमें पढ़ना है, आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान बना, लेकिन संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ, संविधान का मूल जड़ कहाँ से था, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे या जो चैप्टर पढ़ेंगे, आज पहला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे आपको वो है भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर भारत का संवैधानिक विकास हुआ कैसे। तो पहले कहानी सुनिएगा। भारत में भारत के संविधान का जो विकास हुआ वो अंग्रेज जब इंडिया आए तभी से प्रारंभ होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूरोपियन कंपनी इंडिया आई। सबसे पहली थी यूनानी, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। इन सब में सबका जो कहीं ना कहीं सबका सिकंदर जो था वो अंग्रेज था। सभी कंपनियों को वो ख़त्म किया और आगे उसने व्यापार शुरू किया। तो अंग्रेजों के आगमन से ही भारत की राज्य व्यवस्था की शुरुआत होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। तो अंग्रेजों की, अब ये अंग्रेज जब आए तो क्या माजरा था, कैसे आए, सारी चीज़ें बताते हैं। 1599 ईस्वी में पहला अंग्रेज था जो स्थल मार्ग से भारत आया था, उसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। मेरे एक एक लाइन एग्जाम में आए हुए हैं, सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। 1599 ईस्वी में पहला अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल आया था भारत पहली बार। वो एक व्यापारी था। अकबर उस समय भारत का शासक था। हालांकि अकबर के समय में एक और जो है अंग्रेज आया था, उसका नाम था रॉल्फ फिंच। ये दोनों अंग्रेज व्यापारी थे। अब हुआ क्या कि ये दोनों व्यापारियों ने यहाँ पर आए, देखे और इन्हें ये लगा कि भारत जो है व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा संपन्न है, यानी भारत व्यापारिक दृष्टिकोण से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये सभी जो ये दोनों थे, इन लोगों ने अपने जो व्यापारियों का जो ग्रुप है उन सबको जो है इकट्ठा किया और ये लोग फिर गए लंदन। और लंदन में उस समय वहाँ की क्वीन हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम से इन लोगों ने जो है व्यापारिक एकाधिकार, ट्रेड राइट जो है मांगा। और एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में सिग्नेचर किया चार्टर के द्वारा। चार्टर मतलब राजलेख। एक चार्टर में 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में सिग्नेचर किया एलिजाबेथ प्रथम ने, एलिजाबेथ फर्स्ट ने, और इन लोगों को व्यापार करने की इजाज़त दे दी कि आप लोग व्यापार करिए। अब सबसे बड़ी चीज़ कि जब ये सिग्नेचर की तो क्या उसमें था उस चार्टर में ये था कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। मतलब इन लोगों का जो व्यापारियों का जो ग्रुप था जो व्यापार करने अब जाएगा, यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सिग्नेचर द्वारा स्थापना हुआ इसका। अब जब स्थापना हुआ तो उसमें जो है क्वीन ने कहा क्या कि 15 वर्ष के लिए ईस्टर्न कंट्री में आप व्यापार कर सकते हैं। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अनुमति मिली, जो इजाज़त मिला, वो 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने की इजाज़त मिली। एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी में ये पूछा गया कि अध्यक्ष कौन था उस समय, यानी कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किसकी अध्यक्षता में 15 वर्ष के लिए या 15 वर्ष के लिए ईस्टर्न कंट्री में व्यापारिक जो अनुमति दी, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 15 वर्ष के लिए ईस्टर्न कंपनी के साथ व्यापार का एक अनुमति मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
में उस समय 217 भागीदार थे, 217 पार्टनर्स थे, सारी चीज़ें व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हुआ क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करने लगी भारत में, लेकिन व्यापार करने के लिए बच्चों सबसे ज़्यादा जरूरी है फैक्ट्री। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में थी। सन 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर के दरबार में आया विलियम हॉकिंस और सूरत में जो है पहली फैक्ट्री स्थापित किया। ये हुआ। अब उधर 15 वर्ष कंप्लीट होने वाले थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 16 साल प्लस 15 साल, क्योंकि 15 साल भाई 16 साल में स्थापना हुई है और 15 साल के लिए इजाजत मिला है। सन 1615 ईस्वी में जैसे ही ये जो है खत्म होने वाला था, पूरा ये मतलब समय जो खत्म होने वाला था, वैसे ही वहां का राजा बना जेम्स प्रथम। कहाँ? ब्रिटेन में, यानी लंदन में। जेम्स प्रथम का एक प्रतिनिधि बनकर सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, और जहांगीर के दरबार में आया और सारी चीजें यहां देखा, और जेम्स प्रथम से जाकर सारी चीजें यहां पे बताया कि व्यापार वगैरह सब सही चल रहा है। जेम्स प्रथम से अनुमति मांगी, यानी इजाजत मांगी कि भाई हमें व्यापारिक एकाधिकार दीजिए, हमें जो है अनुमति दीजिए व्यापार करने का। जेम्स प्रथम ने कहा ले जाओ, आजीवन व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जेम्स प्रथम ने आजीवन व्यापार करने के लिए इजाजत दे दिया, व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो हम कह सकते हैं कि अंतिम सबसे मजबूत या सबसे ताकतवर मुगल बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब के समय तक कंपनी यहां पे व्यापार करती रही, लेकिन सन 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब मर गया तो उसके बाद जो उत्तरवर्ती मुगल शासक जो हुए, यानी पोस्ट मुगल रूलर, ये लोग बहुत कमजोर थे। इन लोगों में सत्ता संभालने का कोई जज्बा नहीं था। ये लोग जो है बहुत ही कम, हम कह सकते हैं कि इनके अंदर वो सत्ता संभालने का कोई वो नहीं था जिसका फायदा अंग्रेजों को मिला। और इस कड़ी में हुआ क्या कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब कंपनी जो है धीरे धीरे वो व्यापार तो कर ही रही थी, भारत के राजनीतिक मामलों पर भी हस्तक्षेप करने लगी, इंटरफेयर करने लगी। अब उसके बाद हुआ क्या कि एक अन्य मुगल शासक था, उसका नाम था फरुखसियर नाम था। तो फरुखसियर ने हुआ क्या कि फरुखसियर को एक बार उसके पैर में फोड़ा हो गया था, और बहुत जबरदस्त फोड़ा हो गया था। यहाँ के डॉक्टर वैद्य वगैरह जो भी थे वो सक्षम नहीं थे उसको सही करने में। अंग्रेज बहुत ही सूझबूझ से चलते थे। अंग्रेजों की एक टीम आई थी, डॉक्टर हैमिल्टन उसमें था, ये एक सर्जन था। इसने क्या किया कि फरुखसियर के पैर में देखा कि फोड़ा हुआ है, और उसमें क्या किया कि फोड़ा में चीरा लगाया और उसमें पेट्रोलियम जेली अप्लाई किया, फोड़ा सही हो गया। फोड़ा सही हो गया, फरुखसियर की जान बची। जब फरुखसियर की जान बची बच्चों, तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि फरुखसियर खुश हो गया, मदमस्त हो गया। कहा जहां व्यापार करना हो करो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में चाहे जितना व्यापार करिए, बस 6 लाख रुपए हमें चाहिए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों को फ्री टैक्स व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो अब था क्या, अंग्रेज जो है यहाँ पे एक छूट मिली। अब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के साथ साथ भारत के राजनीतिक मामलों पर भी हस्तक्षेप करने लगे। अब हुआ क्या कि आगे जो है यहाँ पे प्लासी की लड़ाई, फिर बंगाल पर इन्होंने अपना आधिपत्य जो है स्थापित किया। सबसे बड़ी चीज ये कि अंग्रेज भारत के पश्चिमी समुद्री तट से आए थे, लेकिन इन्होंने अपने व्यापार को जो चुना, जो सही मतलब जहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट या फिर जहाँ हम कह सकते हैं जहाँ से खूब लूटपाट की, वो बंगाल था। आखिर क्यों बंगाल? इसलिए था बच्चा क्योंकि बंगाल उस समय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न था। बंगाल की भौगोलिक संरचना ने बंगाल को आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न बना दिया था। इन्वेस्टमेंट के अच्छे जो है वहाँ पे चांसेस थे। दूसरी बार वहाँ के जो नवाब थे वो बहुत कमज़ोर थे, और अगर हम पश्चिमी समुद्री तट की बात करें, महाराष्ट्र वगैरह में, तो वहाँ मराठे थे, और मराठे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। अंग्रेज़ों की उनकी दाल नहीं जो है गलती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बंगाल में अंग्रेज़ों ने जो है दो वहाँ पे संघर्ष हुआ अंग्रेज़ों का, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। व्हाइट बोर्ड पे जितनी बातें लिखी हैं आप उसको नोट करिए। चलिए, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो ये है कि सर बंगाल में क्या हुआ था, आखिर कहाँ से ये जो है अंग्रेज व्यापार करने आए, और व्यापार के साथ साथ भारत के राजनीति में जो है राजनीति पर भी ये हस्तक्षेप करने लगे।
तो ये सारी चीजें हम लोग जो है पढ़ेंगे। नोट्स बनाइएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको रिवाइज करिएगा, बार बार देखिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अब देखिए हुआ क्या, ये एरिया आपका बंगाल पड़ जाता है। अब ये एरिया आपका बंगाल पड़ जाता है, तो बंगाल में जो थे, बंगाल में यहां पे नवाब हुआ करते थे। बंगाल में सबसे बड़ी चीज कि अंग्रेज जो है आए और बंगाल पर आधिपत्य स्थापित किए। कैसे? बंगाल में एक लड़ाई हुई थी, प्लासी का युद्ध। यह हुआ था 1757। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल का जो नवाब था वो था सूरजुद्दौला, और यहां पे था रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड तो इन लोगों का जो है उपाधि होता है। सूरजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सूरजुद्दौला हार गया, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। बंगाल में ये हुआ संघर्ष, ये प्लासी का युद्ध। प्लासी लोकेशन पूछता है नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नादिया डिस्ट्रिक्ट, प्लासी नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव, साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी बात, बंगाल का पहला गवर्नर, WB मतलब वेस्ट बंगाल, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। तो अब यहां पे ये चीज है, रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 1760 भारत में रहा, फिर इसको बुला लिया गया लंदन, फिर 1765 से 1767, यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत 2 बार रहा। मतलब 1757 से 1760 प्लासी का युद्ध जीता, उसके बाद 1765 से 1767, ये सारी चीजें, तो 2 बार आया। अब दूसरी बार जब आएगा तब क्या होगा वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो यहां पे अंग्रेजों का जो पहला जो युद्ध हुआ, हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों का एक राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पहला युद्ध हुआ वो आपका प्लासी का युद्ध था। प्लासी नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1757 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लासी के युद्ध में सूरजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, हम कह सकते हैं बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी बार रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ये अंग्रेजों की पहली जय विजय हुई। अब उसके बाद हुआ क्या कि अंग्रेज जो दूसरी लड़ाई लड़े, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं चल रहा हूं आपको बताने, वो है बक्सर का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए, बक्सर का युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग जो है प्लासी का युद्ध पढ़े, अब बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें तो बक्सर का युद्ध क्या था, कैसे था, वो सारी चीजें हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। देखिए, 1764 बक्सर का युद्ध, ये बिहार में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बक्सर का युद्ध हुआ था ई फॉर इंग्लिश, और यहां पे त्रिगुट मतलब 3 लोग थे, ठीक है। पहला अवध नवाब जो था सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला। फिर एक चीज और, यहां पे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, और तीसरा जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल नवाब। ये जो था ये इंपॉर्टेंट है, बंगाल नवाब जो था वो था मीर कासिम। एक चीज और, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, हेक्टर मुनरो।
कौन जीता? अंग्रेज जीते, ये हार गए। बच्चों, अंग्रेजों की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति पर एकदम पूर्ण नियंत्रण कर लिया था और भारत में अब उनका जो है व्यापारिक यानी व्यापार के साथ साथ राजनीति पर भी वो अपना पूरा दखलंदाजी कर दिए थे। तो बक्सर के युद्ध से ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा। अंग्रेजों, हम कह सकते हैं भारत पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त किया और त्रिगुट यानी अवध का नवाब सुजाउद्दौला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और फिर बंगाल का नवाब मीर कासिम, इन तीनों की हार हुई और यहां पे अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो जो है जय विजय प्राप्त हुआ। अब उसके बाद हुआ क्या कि इस युद्ध ने एक ऐसा मोड़ लिया कि रॉबर्ट क्लाइव फिर आता है। फिर यहां पे मैंने आपको बताया था ना, रॉबर्ट क्लाइव को फिर जो है भारत भेजा गया और रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत आया और एक संधि हुई और उस संधि, उसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। वो सारी चीजें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी चीज यह हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, द्वैध शासन, डुअल रूल जिसे हम कहते हैं, द्वैध शासन यानी बंगाल में द्वैध शासन पहली बार रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया, डुअल रूल। ये क्या था? ये था कि जो गवर्नर है, यानी हम कह सकते हैं कि जो गवर्नर है उसको भी पैसा जाएगा और बंगाल का नवाब भी कहीं ना कहीं टैक्स देगा। तो डुअल रूल है। बाकी ज्यादा डिटेल हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे आप एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटी हमें पढ़ना है तो हम लोगों का मोटो पॉलिटी ही पढ़ना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब मैं आपको बताऊं कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन सबसे पहले लगाया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो ये द्वैध शासन है, द्वैध शासन यानी डायरार्की, RACHY, डायरार्की का जो जनक है, फादर ऑफ डायरार्की, लियो कार्टियस, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब द्वैध शासन लगा। अब उसके बाद हुआ क्या कि इतना ज्यादा शोषण हो रहा था भारत में अंग्रेजों के द्वारा, यानी अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा, ये सारी चीजें जो है पता लगा। वहां पे ब्रिटिश संसद में ये गया, यानी हम कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज्यादा शोषण कर रही थी भारत में। अब ये सारी जो शिकायत थी, जो कंप्लेन थे, ये ब्रिटिश संसद में पहुंचा। तो जो अदर जो कंपनीज थे उन लोगों ने अंग्रेजों पर एक इल्जाम लगाया कि आप लोग बहुत ज्यादा लूट खसूट कर रहे हो, कुछ कायदा कानून होता है। तो ब्रिटिश संसद ने कहा ठीक है, मतलब आप कहने का मतलब ये समझिए कि ये जो व्यापारी थे ये लूट रहे थे, ठीक है, अंग्रेजों को लूट रहे थे, लेकिन जो अदर कॉम्पिटिटर थे जैसे आपके फ्रांसीसी, डच, डेनिश वगैरह जो थे, जो अदर थे, ये जो है आक्षेप यानी इल्जाम लगा रहे थे जो है ब्रिटिश संसद पे कि वहां पे आप लोग अवैध तरीके से, अवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से आप भारत को लूट रहे हैं। तो इसलिए अब भारत को लूटने के लिए हम कह सकते हैं अंग्रेजों ने एक वैधानिक, एक मतलब कानूनन एक जो है नियम बनाया, उसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और वहीं से भारत में संविधान की पटकथा शुरू होती है, वहीं पर भारत के संविधान की कहीं ना कहीं एक नींव पड़ती है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ये सारी चीजें नोट करिए। चलिए, तो भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग पढ़ रहे हैं। आप ये सारी चीज देख चुके हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार देखेंगे ये चैप्टर। बच्चे कहते हैं कि सर बुक से समझ में नहीं आता, एकदम इजी हो जाएगा, आप यकीन करिए एकदम इजी हो जाएगा। लेकिन बस क्या है कि आप नोट्स बनाइए, कंप्लीट क्वेश्चंस आप पूछिए, अच्छी किताबों को देखिए, क्वेश्चन जो है आप पूछिए, सॉल्व करिए, बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास, इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला कंपनी रूल, दूसरा क्राउन रूल। पहला कंपनी जो यहां पे शासन की है इसके अकॉर्डिंग, दूसरा क्राउन रूल। ये आपका 1773 से 1857 एडी, और ये हम लोग पढ़ेंगे 1857 से 1947 एडी। ये
तो हम लोग यहाँ पे 1773 से 1857 के बीच कंपनी रूल, फिर 1857 से 1947 क्राउन रूल, ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नोट करिए, हेडिंग लगाइए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बच्चों, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश संसद, यहाँ पे हुआ क्या कि अंग्रेज व्यापारियों को इजाज़त दिया था कि आप जाके व्यापार करिए, लेकिन अंग्रेज व्यापारी व्यापार करने के साथ साथ भारतीय राजनीति पर भी हस्तक्षेप जो है करने लगे। लेकिन इस बार ब्रिटिश संसद ने पहली बार नियम कानून बनाया और कहा कि अब जो है आप लोग जो चलेंगे वो हमारे कहने पर चलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अब सीधा सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार ब्रिटिश संसद का एक, हम कह सकते हैं पहली बार जो है ये एक पहला कदम था भारत पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहला जो है हुक्म था, पहला आदेश था, जो रेगुलेटिंग एक्ट पहला कानून था। ठीक है, ये सारी चीजें। अब एक चीज और, किसी भी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए 3 पिलर होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका। कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है। लेजिस्लेटिव, विधायिका, फिर है जुडिशरी, न्यायपालिका। नियम कानून सब आ गए थे ब्रिटिश संसद से। विधायिका का मतलब होता है टू मेक रूल, टू मेक रूल, विधि का निर्माण। विधि का निर्माण कहने का मतलब यह हुआ कानून का निर्माण। और इस कानून को अप्लाई कौन करता था? इस कानून को अप्लाई करता था एग्जीक्यूटिव। और रिव्यू मतलब समीक्षा, यह करता था जुडिशरी। तो ब्रिटिश संसद ने पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने तरीके से चलाने के लिए लाया गया पहला कानून आपका रेगुलेटिंग एक्ट था। अब ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि ये जो कानून बनता था, विधि का निर्माण यानी कानून का निर्माण, ये ब्रिटेन संसद में बनता था, अप्लाई यहां पर होता था और यहीं पर अप्लाई यानी कि अब इस कानून सही है गलत इसकी समीक्षा भी यहीं होती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था, नंबर पहला पॉइंट ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये पहला फर्स्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार इन्वॉल्वमेंट दिखाई ब्रिटिश संसद ने। ठीक है, अच्छा, ट्रेड राइट, व्यापारिक एकाधिकार 20 साल के लिए बढ़ा दिया। जो आजीवन था, जो पहले आजीवन मैंने आपको बताया था ना, जेम्स प्रथम, वो कहीं ना कहीं ब्रेक किया गया, वो तोड़ा गया और व्यापार का अधिकार केवल 20 साल के लिए दिया गया। तो आप मुझे ये बताइए कि 1973 का जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है 20 साल बाद कितना होगा? 1793। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 1773, 93, फिर 20 साल 1813, फिर 20 साल 1833, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, बाय कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और, तो ट्रेड राइट कितने को मिला? 20 साल। दूसरा, यहां पे जो कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ मेंबर थे, बोर्ड ऑफ मेंबर्स ये टोटल 6 थे। कितने थे? 6। या कोर्ट ऑफ मेंबर्स या बोर्ड ऑफ मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम कह सकते हैं 6 थे। और 24 थे, 24। और इनका जो टेन्योर था, अवधि, वो था 6 इयर्स। 6 इयर्स। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये हुआ कि पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए इनको ट्रेड राइट दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। दूसरा, बोर्ड ऑफ मेंबर्स यानी हम कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 थे और इनका कार्यकाल कितना था? 6 साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा,
तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पे लिखेंगे और पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पूरा सुनाऊंगा। फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या क्या था कैसे। चलिए, अब यहां पे सबसे तीसरा जो था वो था गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का गवर्नर जो बना, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझिए, बहुत बड़ी बात है, इस चीज को समझना पड़ेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां पे व्यापार कर रही थी, जब उसका हम कह सकते हैं जब इन्वॉल्वमेंट नहीं था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गवर्नर थे 3 प्रेसिडेंसियों में, बंगाल, महाराष्ट्र यानी बम्बई, ठीक है, हम कह सकते हैं कलकत्ता, बम्बई और आपका मद्रास जो कि आज का चेन्नई है। 3 गवर्नर थे। तीनों गवर्नरों को जो आपकी 3 प्रेसिडेंसियां थी, इनके गवर्नर को विधि बनाने का अधिकार था। लेकिन जब ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी रेगुलेटिंग एक्ट में यह कहा गया कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, ये अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा, और इसको जो है ये अधिकार होगा कि ये बंगाल यानी बंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ये जो 3 गवर्नर हैं, इन तीनों के लिए कानून अब यही बनाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों प्रेसिडेंसियों की जो पावर है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई। और उस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग। तो अब आप क्वेश्चन एक ऐसा बनता है कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग। सीधी सी बात है सर, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद खत्म कर दिया गया और पाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दिया गया, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। तो ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वारेन हेस्टिंग है। अब वारेन हेस्टिंग है, अब ये तो हो गया। एक चीज और, 1774 में सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ESTD समझिए पहले। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसमें 4 जजेस थे, 4 जजेस थे, ठीक है। अब 4 जजेस थे, 3 अदर थे और 1 चीफ जज था। चैम्बर्स, ये ओजे मतलब अदर जज, समझिए टोटल 4 जज थे सुप्रीम कोर्ट में उस समय। ओजे मतलब अदर जज, 3 अदर जज थे, 1 चीफ जज था। चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइट, ये 3 अदर जज और 1 चीफ जज था CJ, उसका नाम था एलिजा इम्पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग लिखता हूं। ये दोनों मैं मिटा दे रहा हूं, सुनिए पहले ध्यान से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ट्रेड राइट मिला 20 साल के लिए। बोर्ड ऑफ मेंबर्स यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हम कह सकते हैं कि निदेशक मंडल 24 थे, उनकी अवधि 6 साल के लिए थी। तो इतना मैं यहां पे इरेज करता हूं। बेहद इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपसे यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो सुप्रीम कोर्ट के कितने जज थे? 4। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774। लेकिन किस एक्ट के द्वारा की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज थे? 4 जज थे, अदर जज 3 हैं, चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइट। तो आप मेरे को यह बताओ कि चीफ जज कौन होगा? चीफ जज जो था वो था एलिजा इम्पे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, वारेन हेस्टिंग्स को अधिकार दिया गया बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये जो 3 गवर्नर हैं अब इनके अंडर में काम करेंगे, ठीक है, इनके अधीन काम करेंगे, यानी सुपर पावर मिल गई वारेन हेस्टिंग को। और जब ये पावर मिला तो इसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। इसने अपने पावर को गलत इस्तेमाल किया और इसने दोस्ती कर ली एलिजा इम्पे से। एलिजा इम्पे से जब दोस्ती की, और एलिजा इम्पे कौन था? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज। एलिजा इम्पे से दोस्ती कर ली और अपने गलत अधिकारों का इस्तेमाल किया, ठीक है, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और बेकसूर लोगों पर, ठीक है, अत्याचार किया और अपनी मनमानी से यानी अपनी मर्जी से एलिजा जो है इम्पे से कहकर ये फांसी पर लटकवा देता था। समझिए पहले मैंने आपसे ये कहा कि
इसने अपने अधिकारों का गलत यूज किया वारेन हेस्टिंग्स ने, और एलिजा इम्पे से कहकर जो बेकसूर लोग होते थे उनको फांसी पर लटकवा देता था। तो वारेन हेस्टिंग का जो विरोध किया गया, वारेन हेस्टिंग का जो विरोध किया गया, वारेन हेस्टिंग का विरोध किया, विरोध अपोजिशन 3 लोग। पहला चैत सिंह, नंद कुमार, और उसके बाद घसीटी बेगम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम कौन थी? जो घसीटी बेगम थी बच्चों, ये जो है मीर कासिम की मौसी थी। तो घसीटी बेगम, यानी हम कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग का विरोध किया गया 3 लोगों के द्वारा, घसीटी बेगम, नंद कुमार, चैत सिंह, इन 3 लोगों ने विरोध किया। अब वारेन हेस्टिंग के पास पावर था ही। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि एलिजा इम्पे से बोला और इन तीनों को फांसी दे दी गई, यानी हम कह सकते हैं कि इन तीनों को फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार वारेन हेस्टिंग का कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत व्यक्ति था, एक बहुत गलत जो है आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, ये अपने गलत इस्तेमाल किया। अब ये सारी चीजें जो है ब्रिटिश संसद में ये सारी बातें पहुंची, ब्रिटिश संसद में ये सारी जो है सूचनाएं पहुंची कि वारेन हेस्टिंग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके बाद हुआ क्या कि वारेन हेस्टिंग को बुला लिया गया, वारेन हेस्टिंग को बुला लिया गया, ठीक है। तो अब एक और एक्ट आता है, एक और कानून आता है, आना तो चाहिए 1793, क्योंकि 1773 है तो 20 साल बाद 1793 मतलब 1793, लेकिन बीच में ही एक कानून लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रीजन क्या था मैं सारी चीजें बताऊंगा। रीजन यही है कि ये अपने गलत इस्तेमाल कर रहा था अधिकारों को, इस वजह से ये रीजन था। सारी चीजें आपको कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब यहां पे हम लोग 1784 पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बीच में एक एक्ट और आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या एक्ट ऑफ अमेंडमेंट 1781, लेकिन उसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, वो आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ उसे। तो अब हम लोग 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कहते थे सर ये बहुत टफ लगता है, एकदम इजी है बच्चा, एकदम इजी, आप बार बार पढ़ेंगे अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये जो पिट्स था विलियम पिट्स, ये पीएम था ब्रिटेन का, इसके समय में आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। मैंने आपको ये बताया कि वारेन हेस्टिंग अब अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा रहा था, गलत यूज कर रहा था, इसलिए उसको जो है खत्म करने के लिए 1784 में सबसे पहला पॉइंट ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक संस्था बनी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 6 कमिश्नर्स होते थे, कमिश्नर्स होते थे। इनको ये अधिकार था कि ये गवर्नर जनरल के फैसलों को कैंसिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज समझिए, मैंने आपसे ये कहा कि 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक इंस्टीट्यूशन आया, एक संस्था आई, जिसमें 6 कमिश्नर्स होते थे। ये कमिश्नर क्या करेंगे कि जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल कोई फैसला देगा गलत है तो वो उसको कैंसिल करने का अधिकार था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर सेपरेटेड। हम कह सकते हैं कि व्यापार और प्रशासन को अलग अलग किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्यापार और प्रशासन को अलग किया गया इसी एक्ट के द्वारा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा, न्यायपालिका, जुडिशरी, एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड
सेपरेटेड मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। आज भी है, आज भी यही है कि कार्यपालिका के मतलब कार्यपालिका के रास्ते में न्यायपालिका दखलंदाजी नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता, और न्यायपालिका पे कार्यपालिका नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि इसी एक्ट के द्वारा किया गया कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखा गया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, मैं आपको बताऊं कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट्स पीएम थे, ठीक है, उनके समय में ये एक्ट आया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वारेन हेस्टिंग का गलत जो है कह सकते हैं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी हम कह सकते हैं कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। 6 कमिश्नर थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल का फैसला कैंसिल करने का अधिकार उनके अंदर था। दूसरी बात, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन वर सेपरेटेड यानी अलग किया गया। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशरी यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक यानी अलग किया गया। तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। चलिए, अब जो है उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, आज हमने आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि जो संविधान है वो संविधान का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, यानी संविधान, भारत का संविधान कैसे बना है उसके जड़ को हम लोग जो है आज जानने की कोशिश की है, ठीक है। और हमने आज 2 एक्ट पढ़ा। पहला जो एक्ट था वो था आपका 1773, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कैसे, क्या था, हम लोग 5 मिनट में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। समझिए, भारत में अगर हम बात करें कि भारत के संवैधानिक इतिहास की बात करें तो भारत में संवैधानिक इतिहास का प्रारंभ होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से। अंग्रेज का आगमन 1599 ईस्वी में पहला अंग्रेज था सर जॉन मिल्टन हॉल। ये एक व्यापारी था, आया था यहाँ पे अकबर के समय में। देखा कि भारत बहुत अच्छा आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ये गया अपने साथ रॉल्फ फिंच के साथ गया लंदन। रॉल्फ फिंच अकबर के समय में विजिट किया था, एक क्वेश्चन बीपीएससी का है। ये दोनों ब्रिटिश पार्लियामेंट में महारानी एलिजाबेथ प्रथम को सारी बातें बताएं कि मैम हम वहाँ पे जो है व्यापार करना चाहते हैं। तो मर्चेंट एडवेंचर इनके जो है व्यापार हम कह सकते हैं इनकी कमेटी का नाम था, जो व्यापारियों की एक कमेटी थी मर्चेंट एडवेंचर। तो मर्चेंट एडवेंचर को 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में व्यापारी के जो है एकाधिकार दिया गया कि आप 15 साल के लिए आप वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं पूर्वी देशों में, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उसमें 217 भागीदार रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि सन 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आया, और जहांगीर के समय में आया तो उसने जो है सूरत में पहली फैक्ट्री बसाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, सूरत थी। 15 वर्ष हो गए थे, हम कह सकते हैं 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर सर टॉमस रो आया जहांगीर के दरबार में। अब जहांगीर के दरबार में आया तो इसने जेम्स प्रथम से आजीवन व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब उसके बाद हुआ क्या कि फरुखसियर की कहानी मैंने आपको बताया कि उसके पाँव में फोड़ा हो गया था और फोड़े को जो है चीड़ा गया। जॉर्ज हैमिल्टन के द्वारा पेट्रोलियम जेली अप्लाई की गई, फोड़ा सही हो गया, फरुखसियर एकदम खुश। और उसके बाद फिर उसने जो है एक हम कह सकते हैं दस्तक फ्री पास दिया गया बंगाल और आपका बिहार उड़ीसा में 3 प्रांत के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आप वीडियो को बार बार देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। मैंने ये प्रयास किया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की जो शुरुआत हुई है ये आपको एकदम अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। 1-2 बार आप बार बार देखिए, ठीक है, 1-2 बार आप देखिए, रिवाइज करिए। बहुत ईजी चैप्टर है। नेक्स्ट टर्न में हम लोग और भी सारे एक्ट के साथ मिलेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तब तक के लिए सदैव मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।